गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ रहे हैं। टॉपिक है जैव रसायन। ठीक है, जैव रसायन के अंदर हमने ये पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, इसका हमने वर्गीकरण किया था। तो कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में हमने मोनोसेकेराइड ये पढ़ लिया कल, और उसके बाद में कल हमने पढ़ा ओलिगो सेकेराइड्स, ये पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट को, जो हमने 3 वर्गों में बांटा था। तो मोनोसेकेराइड पढ़ लिया, ओलिगो, और आज पढ़ेंगे हम पॉलीसेकेराइड्स। अब जैसे ये जो नाम है, नाम से स्पष्ट है, पॉली है, इसका अर्थ होता है बहुत अधिक। ठीक है, और सेकेराइड के बारे में हमने पढ़ लिया शर्करा। अब ध्यान देना कि जो पॉलीसेकेराइड है, हमने इन तीनों की परिभाषा है मोनोसेकेराइड। अगर हम जल अपघटन के आधार पर तीनों को परिभाषित करना चाहिए, ध्यान देना यहाँ पर। मोनोसेकेराइड, इनका जल अपघटन नहीं होता है। क्यों? ये स्वयं क्या होते हैं? सरल अणु होते हैं। ठीक है ना, वो सरल अणु जल अपघटन से और अधिक छोटे अणु में नहीं टूटता है, इसलिए वो मोनोसेकेराइड कहलाएंगे। ठीक है, और इसमें जो हम जल अपघटन करेंगे ओलिगोसेकेराइड का, तो इसमें क्या होगा, अपने को 2 से 10 मोनोसेकेराइड अणु प्राप्त होते हैं। 2 से 10 मोनोसेकेराइड अणु प्राप्त होते हैं, वो कहलाते हैं ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, और अब आज का जो चल रहा है टॉपिक, उसमें है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का अर्थ होगा, ध्यान देना, कि वे कार्बोहाइड्रेट, अगर हम इसको ऐसे परिभाषित करें, वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 10 से अधिक, क्यों? ये तो गया एक ही होता है, 2 से 10 किसमें आ गया? ओलिगोसेकेराइड में। तो अब क्या रहेगा, अगर हम जल अपघटन करेंगे तो 10 से अधिक मोनोसेकेराइड अणु प्राप्त होते हैं, पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। पॉलीसेकेराइड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है कि सेकेराइड्स अणु हैं या इकाइयां हैं, उनकी संख्या क्या होती है, जल अपघटन से 10 से ज्यादा प्राप्त होती है। जब 10 से ज्यादा प्राप्त होगी तब हम उसको पॉलीसेकेराइड कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा। ये दोनों हैं, अगर देखा जाए तो ये शर्कराएं होती है, नाम तो सेकेराइड से लिखा हुआ, लेकिन जब पॉलीसेकेराइड ज्यादा जुड़ जाती है तो इनको हम पॉलीसेकेराइड को इनको अशर्करा भी कहते हैं। ठीक है, अब अशर्करा कहने का कारण, अब ये शर्करा, अब शर्करा का हमने जैसे अगर उदाहरण लेते हैं, शर्करा चीनी है, उसका उदाहरण लेंगे तो चीनी क्या होती है? क्रिस्टलीय होती है। ठीक है, दूसरी चीज स्वाद में मीठी होती है। तीसरी चीज जल में विलेय होती है। ठीक है, ये इनसे विपरीत रहेगी। अशर्करा क्या होती है? अशर्करा है तो ये स्वादहीन रहेगी, जल में एविले होती है,
या अल्प विलेय होती है, कोई थोड़ा भाग भूल जाता है, और स्वादहीन है, ठीक है ना, और ये होती है अक्रिस्टलीय, ठीक है। तो इस तरह से हम इन दोनों में इनमें अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं। तो पॉलीसेकेराइड है, इनको हम अशर्करा भी कहते हैं। क्यों? शर्करा जैसे इनमें गुण नहीं होते, स्ट्रक्चर संरचना समान होती है, लगभग मिलती है, लेकिन ये गुणों में जैसे स्वाद में ये स्वादहीन है, ये स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं। ये जल में विलेय होती है, जल में ये अविलेय होते हैं। ये क्रिस्टलीय होते हैं, ये क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय होते हैं। तो ये गुणों में भिन्नता आ गई, तो इसलिए इनको हम शर्करा नहीं क्या कहते हैं, अशर्करा भी कहते हैं। और अब पॉलीसेकेराइड है, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, ठीक है ना। तो ये हमें अपने किसी भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, हमारे शरीर जैसे मनुष्य है, जो भी है, इनके अंदर एक ऐसी संरचनाएं बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। बहुत सारे अणु जुड़ कर ये आपस में अगर चेन लंबी संरचना बना ली, एक तरह से रेशा बना लिया, तो रेशा क्या करता है, अपने शरीर को मजबूत बनाता है, ठीक है ना। तो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अंदर ये पॉलीसेकेराइड होते हैं। जैसे पेड़ पौधों में सेल्यूलोज होता है, ठीक है, स्टार्च होता है। हमारे जीव जंतु के अंदर ग्लाइकोजन होता है। तो ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के जो ढांचा है उसको मजबूती प्रदान करते हैं, ठीक है ना। तो इस कारण से हम जैव रसायन के अंतर्गत पॉलीसेकेराइड का अध्ययन करते हैं। अब पॉलीसेकेराइड में जैसे मैंने बताया कि एक तो हो गया सेल्यूलोज, ठीक है, और एक हो गया स्टार्च, एक हो गया ग्लाइकोजन, ठीक है, और एक हम पढ़ेंगे एक ऐसे इनुलिन, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अगर हम देखें सेल्यूलोज, चलो हमें देखा नहीं, स्टार्च है, ये अपने दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं स्टार्च अपने को देखने के लिए मिल ही जाता है। ग्लाइकोजन, इनुलिन ये नहीं मिलते हैं, या अगर देखते हैं तो भी अपने को पता नहीं रहता है। स्टार्च है ये सब। स्टार्च अगर हम देखें जैसे किन किन चीज़ों में होता है, हमने आलू लेते हैं, आलू में खूब सारा स्टार्च होता है। जितना भी अनाज है, जो भी अनाज, अनाज के अंदर मान लो पहले हमने ले लिया चावल, क्यों, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा काम आता है। चावल, चावल को हम जब पकाते हैं तो इसमें से स्टार्च है वो अलग हो जाता है, जिसको मांड बोलते हैं, मंड बोलते हैं, ठीक है ना। वही क्या होता है, स्टार्च होता है। और वो स्टार्च है, जैसे हम चावल को उबालते हैं पानी के अंदर, तो पानी है, पानी के अंदर स्टार्च क्या होता है, गर्म होते, क्या एक बार गर्म होते घुल गया वो, जैसे हम उस पानी को निकालते हैं और थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं कि पात्र के नीचे है एक सफेद रंग की परत पाउडर के रूप में जम जाता है, ठीक है ना। वो पाउडर क्या कहलाता है, स्टार्च कहलाता है। वो नीचे क्यों जमा, क्योंकि हमने यहां लिखा कि वो जल में अविलेय है, और हम उसको टेस्ट करते हैं, कोई टेस्ट नहीं आता है, क्यों, वो स्वादहीन है, ठीक है। और उसकी कोई निश्चित संरचना नहीं होती, जैसे डाटा में सिर्फ एक परत बन गई है, पाउडर जैसा रह गया, तो स्ट्रक्चर क्या होगी, एक क्रिस्टलीय पाउडर के रूप में रह गया। कोई ठोस ऐसे कण हैं जिनकी आकृति एकदम निश्चित हो, वैसे कण अपने को प्राप्त नहीं होते, चीनी जैसे क्रिस्टल प्राप्त नहीं होते। तो ये क्या हो गया, एक क्रिस्टलीय हो गया, ठीक है। तो ऐसा होना, स्टार्च है वो स्वादहीन हो गया, जल में नहीं घुलता है, और एक क्रिस्टलीय है, तो स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, इनुलिन, ये सब क्या हो गए, पॉलीसेकेराइड हो गए। अब हम चलते हैं इनमें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सेल्यूलोज, अब जो सेल्यूलोज है ये होता है
पेड़ पौधों में, ठीक है ना, पेड़ पौधों में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या रहेगा, सेलुलोज रहेगा। और प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, सेलुलोज है वो क्या होता है, पेड़ पौधों के अंदर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला है। अब देखते हैं हम सेलुलोज है, ठीक है ना, वो पेड़ पौधों में होता कहां पर है। सबसे पहले ये पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति या झिल्ली में पाया जाता है, ठीक है ना, कोशिका भित्ति या झिल्ली है। उसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है, सेल्यूलोज के द्वारा होता है। तो पेड़ पौधों के अंदर 70 से 80% तक सेल्यूलोज हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें सेल्यूलोज है जितने भी कौन कौन से हैं, मैंने ये देखे तो सेल्यूलोज लगभग इन सभी पेड़ पौधों में होता है। तो इसमें अगर सेल्यूलोज है 100% तक, 100% तो नहीं, लगभग 99% तक, वो रुई को बोलते हैं कपास। कपास में लगभग 100% सेल्यूलोज होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें पटसन, सन, जई, इन सब के अंदर खूब सारा सेल्यूलोज होता है, ठीक है ना। तो लगभग सबसे ज्यादा 97 से 99% सेल्यूलोज है रुई और कपास में होता है। तो इसको हमने लगभग 100% सेल्यूलोज मानते हैं। तो रुई है, अब हम देखते हैं रुई क्या है, एक तरह का रेशा है, ठीक है ना। और ये रेशा जब आपस में जुड़ते हैं तो किसी भी चीज़ को हम मजबूत, अगर उससे हम धागा बनाते हैं, उससे रस्सी बनाते हैं, उससे कपड़े बनाते हैं, तो ऐसे ही वो मजबूत होते जाते हैं। तो ये सेल्यूलोज है पेड़ पौधों को अपने उसको मजबूती प्रदान करने का आधार प्रदान करते हैं। अब हम चलते हैं, दूसरा हमने जैसे सेल्यूलोज दिया, अब है स्टार्च। इसको एमाइलम भी कहते हैं। और इसका कार्य क्या है, पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना। ये मजबूती आधार प्रदान करता है, ये पेड़ पौधों को सुरक्षित रखते हैं। कौन, स्टार्च है। और ये स्टार्च है किसमें पता है, हमने लिखा था आलू है, ठीक है, सभी अनाजों में, सभी अनाज का मतलब गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, इन सब के अंदर स्टार्च पाया जाता है। चावल है, ठीक है ना, चावल के अंदर भी स्टार्च का, जो मैंने अभी उदाहरण दिया था, ठीक है ना। तो ये चीजें सब के अंदर रहती है। और अब चलते हैं हम ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन है, ये पेड़ पौधों में नहीं होता है। ग्लाइकोजन पेड़ पौधों में नहीं होता है, ये जीव जंतु में होता है, ठीक है ना। जीव जंतु की जितनी भी मांसपेशियां हैं उनके अंदर ग्लाइकोजन ही होता है, ठीक है ना। और ये ग्लाइकोजन क्या चीज है, अब उसके बारे में समझ। ये सब चीजें बनते छोटे अणुओं से ही हैं, ये ध्यान देना। सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनुलिन, जो मैंने 4 उदाहरण लिखे थे, ये बनते किससे हैं, छोटे अणु मिलकर के बड़े अणु बनाते हैं, बहुत बड़े अणु बना देते हैं। उन बड़े अणुओं को ही हम अलग अलग फॉर्म में नाम में दे दिया,
पेड़ पौधों में ये इस प्रकार का कोई बन जाता है सेल्यूलोज। मैं बताऊंगा बाद में कि ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। सेल्यूलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, इनुलिन है, ठीक है ना। तो ग्लाइकोजन है ये हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में ये पाया जाता है। अब होता क्या है, जैसे हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, भोजन से हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है और ग्लूकोज का अणु टूट करके अपने को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। जब मान लीजिए हम भोजन करते हैं और भोजन करने से जो अपने ग्लूकोज बना है वो कौन सा, जितना अपने शरीर में चाहिए उतना ग्लूकोज तो अपने को ऊर्जा प्रदान कर दी। शेष अतिरिक्त ग्लूकोज है, शेष अतिरिक्त ग्लूकोज है वो हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। अब इकट्ठा किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ठीक है ना। और ये होता है किसकी तरह, जैसे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पेड़ पौधों में भी ये ग्लूकोज जैसा ही कार्य करता है। तो स्टार्च है और ग्लाइकोजन है, दोनों एक जैसे ही है, लेकिन स्टार्च होता है पेड़ पौधों में, ग्लाइकोजन होता है मनुष्य में, ठीक है। तो हम जैसे अतिरिक्त ग्लूकोज है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन में बदल जाता है और शरीर में इकट्ठा हो जाता है। और जब हमें भोजन नहीं मिलता है या हम भोजन नहीं करते हैं तब हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस समय ये ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज अणु में टूट करके अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ हो गया स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ऊर्जा के भंडार है जो संग्रहित होते हैं। और कौन सी ऊर्जा, जो अतिरिक्त ऊर्जा के लिए अणु होते हैं, अपने शरीर को चाहिए 100 अणु ऊर्जा के लिए, हमने भोजन के रूप में 200 ग्रहण कर लिए तो 100 अणु क्या होंगे, शरीर में इकट्ठे होंगे। और इकट्ठे होंगे तो वही नहीं कि बिखरे हुए रहेंगे, वो आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ करके बहुलक बना लेते हैं। और बहुलक कौन से रूप में, पॉलीसेकेराइड के रूप में। और पॉलीसेकेराइड है, हम उदाहरण पढ़ रहे हैं, सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, तो ठीक है। तो ग्लाइकोजन है ये एक तरह का स्टार्च ही है। स्टार्च में भी क्या होता है, ग्लूकोज अणु है पेड़ पौधों का, वो संग्रहित हो जाता है भोजन के रूप में। तो ये पेड़ पौधों को बचाए रखता है। जब भोजन, मान लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की दर नहीं हो रही है, ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण किसी कारण से मान लीजिए बादल हो रखे हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पा रहे हैं, तो क्या होगा, पेड़ पौधों में उपस्थित स्टार्च है वो ही उसको ऊर्जा प्रदान करेगा, ठीक है। और हम जब भूखे रहते हैं फिर भी जिंदा रहते हैं, क्यों, हमारे अंदर जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा है। पेड़ पौधों में वही ग्लूकोज किसके रूप में रहेगा, स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है, इकट्ठा रहता है। और जब हम भोजन नहीं करते हैं तो ये दोनों ही, पेड़ पौधों में स्टार्च है वो अपघटित होकर के अपने को ऊर्जा प्रदान करेगा और ग्लाइकोजन भी अपघटित होकर के अपने को ऊर्जा प्रदान करेगा। अब ग्लाइकोजन जब स्टार्च की तरह है तो ग्लाइकोजन है, इसको हम प्राणी स्टार्च भी कहते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन को क्या बोलते हैं, प्राणी स्टार्च कहते हैं, ठीक है। और ये प्राणी स्टार्च क्यों कहलाता है, क्योंकि स्टार्च है पेड़ पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है, जो संग्रहण के रूप में स्टार्च के रूप में रहता है। ऐसे ही ग्लाइकोजन भी एक पेड़ पौधों की तरह जो स्टार्च होता है वैसे ही एक ग्लाइकोजन होता है जो अपघटित होकर के अपने को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए हम इसे प्राणी स्टार्च कहते हैं। और ये पाया किस में जाता है अपने, मुख्य रूप से ये ग्लाइकोजन है मनुष्य शरीर में, ये आता है मांसपेशियों और यकृत, इनमें पाया जाता है, ठीक है ना। अब हम कार्य करते हैं, जैसे मैं हाथ ऊपर उठा रहा हूं तो इस हाथ को ऊपर उठाने के लिए कौन सी चीज कार्य कर रही है, हड्डियां नहीं है, मांसपेशियां, ठीक है ना। ये मांसपेशियां में खिंचाव या तनाव या शिथिलता आती है ऐसे उठाने के लिए, तो ये मांसपेशियां तभी कार्य कर पाएगी जब इसके अंदर या तो कार्बोहाइड्रेट हो, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में हो, ग्लाइकोजन के रूप में, जो धीरे धीरे हमें ऊर्जा, शरीर को, ये ग्लाइकोजन है इसको खत्म करते जाता है, ऊर्जा लेता रहता है ताकि हम कार्य कर सकें। जब ग्लूकोज रहता है तो कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो हम जैसे ग्लाइकोजन शरीर में इकट्ठा होता है तो हमारा शरीर भी बलिष्ठ और मजबूत बनता है, ठीक है ना। और अब हम चलते हैं
चौथा है वो रह गया इनुलिन। ठीक है, इनुलिन है वो पॉलीसेकेराइड है और ये पाया जाता है प्याज और लहसुन में। ठीक है ना, प्याज और लहसुन में पाया जाता है। और जैसे ही हम इसका जल अपघटन कराते हैं, देखो ध्यान देना, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनुलिन, इनका हम जल अपघटन करेंगे तो हमें कौन सा छोटा अणु प्राप्त होगा, कौन सी मोनोसेकेराइड अणु प्राप्त होगा, और फिर वो मोनोसेकेराइड अणु ही मिल करके इनको बनाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो इनुलिन है वो फ्रक्टोज का बहुलक है। किसका? फ्रक्टोज का बहुलक है। अब हम देखते हैं इन चारों के जल अपघटन। पढ़ रहे हम पॉलीसेकेराइड के अंदर एक सेल्यूलोज, ठीक है, और उसके बाद में स्टार्च, ग्लाइकोजन और इनुलिन। ठीक है, अब हम देखते हैं सेल्यूलोज है, ये पेड़ पौधों में, ये पेड़ पौधों में, ये जीव जंतुओं में, और ये भी पेड़ पौधों में होता है। ठीक है, सेल्यूलोज का यदि हम जल अपघटन करेंगे तो अपने को ग्लूकोज प्राप्त होगा। ठीक है, स्टार्च का यदि हम करेंगे तो भी ग्लूकोज प्राप्त होगा। ग्लाइकोजन का जल अपघटन करेंगे, ग्लूकोज प्राप्त होगा। इनुलिन का जल अपघटन करेंगे तो अपने को फ्रक्टोज प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ग्लूकोज अणुओं को, ठीक है ना, और ये सब के सब क्या है, ग्लूकोज, ये सारे, ये सब मोनोसेकेराइड से, क्या है, मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज भी मोनोसेकेराइड है, फ्रक्टोज भी क्या है, मोनोसेकेराइड है। तो जब मोनोसेकेराइड है आपस में मिलेंगे, ये तो टूटते हैं, जब ये आपस में मिलेंगे तो एक तो ये कुछ तो बनाएंगे सेलुलोज पेड़ पौधों में, कुछ बनाएंगे स्टार्च, कुछ बनाएंगे ग्लाइकोजन, और कुछ बनाएंगे इनुलिन। ठीक है ना, तो ये इनके अंदर जैसे आपस में ये जुड़ते हैं, तो कल आपको बताया था कि अगर ये इस तरह से होता है, ग्लूकोज है और ये है, इनमें क्या होता है, जल अपघटन, जल का अणु है वो क्या होगा, निकलेगा, इधर क्या होगा, H2O निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इनके अंदर अगर जल अपघटन हुआ तो H2O निकलेगा। ठीक है, और यदि फ्रक्टोज है, इसमें जल अपघटन ऐड होगा, सॉरी ऐड होता जाएगा, जल जुड़ता जाएगा और ये ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदलते जाएंगे। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में से हम जल का अणु निकाल देते हैं, देखो कैसे, मैं आपको बता देता हूं। अगर हम सेल्यूलोज लेते हैं, उसका जल अपघटन करेंगे तो क्या होगा, सेल्यूलोज के अंदर
NH2O जुड़ता जाएगा, नंबर ऑफ यानी ये जल के अणु इसमें जुड़ते जाएंगे, वो किस में बदलता जाएगा, ग्लूकोज में बदलता जाएगा। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, NH2O प्लस है और ये भी NH2O प्लस, जुड़ते जाएंगे इसके अंदर, ये ऊपर लिख दिया NH2O प्लस में, ठीक है। अब यदि हम उल्टा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को इन यौगिकों में बदलें, तो ग्लूकोज के जो दो अणु हैं उनमें से क्या करेंगे हम, NH2 घटाते जाएंगे, ठीक है, माइनस NH2 माइनस NH2 ये निकालते जाएंगे तो ये यौगिक बन जाएंगे। अब देखो कैसे, कि अपने को मान लीजिए सेलुलोज या स्टार्च है, इसका सामान्य सूत्र लेना है, ठीक है। तो ये सेलुलोज है, सेल्यूलोज ये बनते हैं ग्लूकोज अणुओं से, ठीक है। अब ये ग्लूकोज अणु है, जैसे जैसे आपस में ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6, हमने ये लिखा है। ये ग्लूकोज का अणु, ये ग्लूकोज का एक अणु, ये मोनोसेकेराइड हो गया। अब इनमें से हम जब ग्लूकोज मिलते हैं, देखो लिखा है ना, ग्लूकोज मिलते हैं क्या होगा, जल का अणु निकलेगा, माइनस होगा। अगर माइनस H2O कर दिया, ठीक है। अगर हम इसको लिखें ऐसे, तो ये C6H24O12 हो गया। अगर ऐसे हम जोड़ते जाए तो इनकी एक इकाई प्राप्त होती है, क्या होती है, इकाई। अगर हमने ऐसे जोड़ दिया, फिर हम इसमें से H2 निकाला है, तो ये हो जाएगा C12H22O11, यहाँ एंड हो जाएगा और इसका बाद में जल अपघटन नहीं होगा। तो ये तो बन गया सिर्फ क्या, डाइसेकेराइड, ठीक है। अपने को पढ़ना है पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर ध्यान दें। पॉलीसेकेराइड के लिए हम ऐसे करेंगे कि ग्लूकोज का अणु है, ठीक है, C6H12O6, इसमें से हमने घटा दिया H2O, तो क्या हो गया C6H10O5, एक ऑक्सीजन चला गया, 6 में से एक ऑक्सीजन गया, 5 हाइड्रोजन 12 है, 2 घटा लिए 10, और फिर ये कई ऐसे अणुओं में से एक में से ये निकलते जाएंगे और आपस में जुड़ते जाएंगे। जब ये आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ लिख दिया होल N और फिर यहाँ लिख दिया होल N, बाहर N का मतलब नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी ग्लूकोज के अणुओं की संख्या। अगर यहाँ 1000 है तो हम यहाँ 1000 लिख देंगे। तो 1000 ग्लूकोज अणु में से अगर मान लीजिए हमने ये NH2 लिख दिया, अगर यहाँ पर लिख दिया 1000, ठीक है, C6H12O6, तो 1000 अणु ले लिए, तो इसमें से 1000 H2O निकाल देंगे हम, 1000 H2O निकालेंगे, प्रत्येक में से एक एक निकलेगा, तो क्या बन जाएगा C6H10O5, और ये भी कितने बनेंगे, 1000 बन जाएंगे। तो इनके अंदर ध्यान देना, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनोलिन, इनका अणुभार है, इनका अणुभार, या जो मैंने 1000 लिखा है, यह 1000 से तो नहीं होता है, ये लगभग इनका अणुभार 10,000 से ज्यादा होता है, 10,000 से ज्यादा होता है। तो इसीलिए ये उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं, उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं, तो इनको ही हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुभार उच्च होता है, बहुत अधिक होता है, उनको भी हम क्या कह सकते हैं, पॉलीसेकेराइड कह सकते हैं। तो इस आधार पर हमने ये सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनोलिन ये पढ़ा है, ठीक है। अब अगर हम चलते हैं, अब जो कार्बोहाइड्रेट है,
ये टॉपिक तो गया कंप्लीट। अब कार्बोहाइड्रेट का जैविक कार्य, कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य, ध्यान देना ये चीजें आती है सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये कौन सी मोनोसेकेराइड अणु से मिलकर बनते हैं? ग्लूकोज से। इनुलिन किससे मिलकर बनता है? फ्रक्टोज से। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य लिखिए। तो कार्बोहाइड्रेट है अपने शरीर के अंदर ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करता है, कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, पेड़ पौधों का जो कंकाल बनता है, ढांचा बनता है, उसके लिए भी कार्बोहाइड्रेट ही सहायक होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य कितने हो गए? 3 हो गए। नंबर 1, शरीर को ऊष्मा एवं ऊर्जा प्रदान करना। नंबर 2, कोशिका झिल्ली का निर्माण करना। नंबर 3, पादपों के कंकाल का निर्माण करना। ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य मुख्य रूप से 3 होते हैं। शरीर को ऊष्मा एवं ऊर्जा प्रदान, ऊष्मा का मतलब गर्म बनाए रखना और कार्य करने की ताकत देना, वो ऊर्जा के लिए आ गया। ठीक है ना। कोशिका झिल्ली का निर्माण, पेड़ पौधे हो या जीव जंतु, सब में कोशिका झिल्ली का निर्माण किसके द्वारा होता है? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है। और इसके अलावा जो पेड़ पौधों का ढांचा बनता है, ठीक है ना, उस ढांचे को हम क्या बोलते हैं? कंकाल बोलते हैं। तो पेड़ पौधों के कंकाल का निर्माण वो किसके द्वारा होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट के क्या हो गए? 3 जैविक कार्य हो गए। ठीक है। तो इस प्रकार से हम कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ा। इसको ठीक से ध्यान देना, हर एक का एग्जाम्पल उदाहरण है, उनको याद रखना। इनके अंदर छोटे छोटे प्रश्न हैं कि जल अपघटन किसके द्वारा होता है, क्या होता है, किन का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया, मोनोसेकेराइड क्या है, डाइसेकेराइड क्या है, ट्राइसेकेराइड क्या है। ठीक है ना। इनके एक एक दो दो उदाहरण जो मैंने बताए थे वो याद रखना है आपको। ठीक है। वर्गीकरण के अंदर आपको ओलिगोसेकेराइड का भी ध्यान रखना है। पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड में मुख्य कौन कौन से होते हैं? जैसे सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनुलिन। अगर आगे आपके कि एक तो सेलुलोज है, ठीक है, और ग्लूकोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है? तो ग्लूकोज का जाएगा मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, और स्टार्च है वो क्या हो गया? पॉलीसेकेराइड हो गया। तो इनके एग्जाम्पल भी इसी तरह से याद रखने हैं। ठीक है ना। इनमें कोई भी आपके समस्या हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।